मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हजारों साल पुराने प्राचीन चीन के एक बेहद शांत और रहस्यमय हिस्से में कहानी की नींव रखी जाती है। चारों तरफ फैले विशाल और सूखे रेगिस्तान के साथ आसमान को छूते ऊंचे पहाड़ इस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। इसी सुनसान और वीरान इलाके में कुछ खतरनाक मंगोलियन डाकू एक बहुत छोटे से इंसानी दल का बेरहमी से पीछा कर रहे होते हैं। इस छोटे से दल का नेतृत्व विलियम नाम का एक बेहद चालाक और हिम्मत से भरा हुआ विदेशी योद्धा कर रहा था। विलियम और उसके बचे हुए साथी अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़ों को पूरी रफ्तार से उस तपते रेगिस्तान में दौड़ा रहे थे, लेकिन वे निर्दयी डाकू किसी भी कीमत पर उनका पीछा छोड़ने और उन्हें जिंदा जाने देने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी विलियम अपनी सूझबूझ से समझ जाता है कि अगर वे इसी तरह लगातार भागते रहे तो बहुत जल्द सब के सब मारे जाएंगे। अपनी और साथियों की जान बचाने के लिए वह तुरंत एक बहुत ही शातिर और अनोखी चाल चलने का फैसला करता है। वह बिना वक्त गंवाए अपने दल के कुछ अतिरिक्त घोड़ों की रस्सियों को अपनी तेज तलवार से काटकर उन्हें पूरी तरह आजाद कर देता है। अचानक इतने सारे घोड़ों को अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते देखकर वे पीछा कर रहे डाकू पूरी तरह से हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। डाकू अपना रास्ता भटक जाते हैं और असली इंसानों को छोड़कर उन अलग अलग भागते हुए घोड़ों के पीछे अपनी दिशा बदल लेते हैं। इसी सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाकर विलियम और उसके साथी अपनी जान बचाकर उस खतरनाक जगह से सुरक्षित दूर निकल जाते हैं। कुछ ही समय के बाद चारों तरफ गहरा और खामोश अंधेरा छा जाता है और रात अपनी डरावनी चादर फैला देती है। सब लोग दिन भर की थकान से बुरी तरह टूट चुके थे, इसलिए वे एक सुरक्षित जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। वे लोग जलती हुई आग के पास बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी और इस अनजान सफर के बारे में आपस में बातें करने लगते हैं। यहीं पर हमें पहली बार इस राज का पता चलता है कि ये लोग कोई साधारण मुसाफिर या व्यापारी नहीं है। ये असल में यूरोप से आए हुए बेहद खतरनाक और भाड़े के खूंखार योद्धा हैं, जिन्हें मर्सिनरीज कहा जाता है। लोग इतनी दूर चीन के इस अनजान इलाके में एक बेहद जादुई और विनाशकारी चीज की तलाश में आए हुए थे। वो रहस्यमयी चीज और कुछ नहीं बल्कि एक खतरनाक ताकत से भरा काला बारूद यानी ब्लैक पाउडर था। कहा जाता था कि इस काले बारूद के अंदर साक्षात विनाशकारी आग जैसी अद्भुत और असीमित ताकत छुपी हुई है। इसी शक्तिशाली चीज को हासिल करने के लिए इन लोगों ने अपनी जान को सबसे बड़े जोखिम में डाल दिया था। वे लोग बहुत लंबा और कठिन सफर तय करके चीन की इस बेहद रहस्यमयी और अनजान सरजमी तक पहुंचे थे, लेकिन उनका अब तक का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था और उन्हें कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ा था। इस खौफनाक रास्ते में भूख, प्यास और दुश्मनों के हमलों के कारण उनके 20 से भी ज्यादा वफादार साथी मारे जा चुके थे। अब हालात इस कदर बदतर हो चुके थे कि उनके पास खाने के लिए आखिरी निवाला और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। वो बचे हुए सभी साथी पूरी तरह निराश होकर सोचने लगते हैं कि अब उन्हें यह तलाश छोड़कर वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक उस शांत रात के सन्नाटे में एक ऐसी भयानक घटना घटती है जो उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। उस घने और डरावने अंधेरे में से अचानक एक बेहद अजीब और विशाल मॉन्स्टर उन भूखे प्यासे योद्धाओं पर जानलेवा हमला कर देता है। वह दरिंदा पलक झपकते ही विलियम और उसके सबसे करीबी दोस्त टोवर को छोड़कर बाकी के सभी साथियों को बेरहमी से मार डालता है। अब मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी और हवा में सिर्फ उनके मरे हुए साथियों के खून की महक और दहशत फैली हुई थी। विलियम कोई आम इंसान नहीं था और वो ऐसे भयानक खतरों को देखकर डर कर भागने वाले कायरों में से बिल्कुल नहीं था। वो तुरंत अपनी चमचमाती हुई तेज तलवार निकालता है और उस घने अंधेरे की तरफ पूरी ताकत से एक जोरदार वार करता है। अगले ही पल उस रहस्यमयी मॉन्स्टर की एक चीख गूंजती है और उसका एक भारी हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। वह खतरनाक जीव दर्द से बुरी तरह कराहते हुए उस गहरे और खौफनाक अंधेरे में अचानक कहीं गायब हो जाता है। इस अचानक हुए जानलेवा हमले से विलियम और उसका साथी टोवर दोनों ही अंदर से बुरी तरह घबराए और डरे हुए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह अजीब चीज आखिर क्या थी। लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ आ जाता है कि इस शापित जगह पर एक भी पल और रुकना अपनी मौत को दावत देना है। इसलिए वे बिना समय गंवाए उस दानव के कटे हुए हाथ को सबूत के तौर पर अपने साथ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगली सुबह उनकी बदकिस्मती एक बार फिर उनका रास्ता रोक लेती है जब उनका सामना दोबारा उन्हीं मंगोलियन डाकुओं से हो जाता है। वे डाकू एक बार फिर अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए हथियारों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भागते भागते वे दोनों अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर उन दोनों के होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। उनके सामने पत्थरों से बनी एक बेहद विशाल और आसमान को छूती हुई अभेद्य दीवार खड़ी थी जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। इस महान दीवार के ऊपर हजारों चीनी सैनिक खड़े थे जिनके तीखे और जानलेवा तीर सीधे उन दोनों की तरफ तने हुए थे। पीछे खूंखार डाकू और सामने चीन की यह विशाल और अनुशासित सेना देखकर उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है। विलियम और टोवर डाकुओं के हाथों तड़प तड़प कर मरने से बेहतर चीन की इस सेना के सामने आत्मसमर्पण करना सही समझते हैं। चीनी सैनिक
सैनिक उन दोनों विदेशियों को तुरंत बंधक बना लेते हैं और उन्हें हथकड़ियां पहनाकर उस विशाल दीवार के अंदर ले जाते हैं। वहां पर उन दोनों की मुलाकात चीनी सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल शाओ और उनकी बहादुर सहयोगी कमांडर लिन से करवाई जाती है। विलियम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने बैग से उस मरे हुए दानव का कटा हुआ हाथ निकालकर सबके सामने रख देता है। उस अजीब और खौफनाक हाथ को देखते ही वहां मौजूद सभी बड़े अधिकारी और सैनिक अंदर से पूरी तरह चौंक जाते हैं। कमांडर लिन तुरंत बेहद गुस्से में अपनी तलवार तानती हैं और विलियम से पूछती हैं कि तुम्हें यह खतरनाक चीज कहाँ मिली। विलियम पूरी सच्चाई के साथ जवाब देता है कि उसने खुद अपनी तलवार से लड़कर उस जानलेवा दानव का ये हाथ काटा था। लेकिन सेना के घमंडी अधिकारियों को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता और वे विलियम का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका मानना था कि विलियम जैसा एक साधारण विदेशी भला इतने खतरनाक और पौराणिक दानव का सामना कैसे कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक बेहद बुद्धिमान और बूढ़े रणनीतिकार वांग की नजर विलियम की तलवार पर लगे खून पर पड़ती है। वे देखते हैं कि तलवार और कपड़ों पर लगा हुआ वह गाढ़ा खून किसी इंसान का नहीं बल्कि एक अजीब हरे रंग का जीवंत द्रव है। गहरी जांच के बाद वांग समझ जाते हैं कि ये दोनों विदेशी झूठ नहीं बोल रहे हैं और दीवार पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आखिर ये हरे खून वाला खौफनाक दानव कौन है और क्या ये पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठे उससे पहले हमारी इस मेहनत के लिए अभी के अभी PDX एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अनुमान जरूर बताएं। तभी अचानक पूरे किले में खतरे का सायरन और युद्ध का बिगुल बजने लगता है, जिससे चारों तरफ भारी हड़कंप मच जाता है। एक सैनिक हांफते हुए दौड़कर आता है और चिल्लाता है कि वे खतरनाक जीव आ गए हैं और दीवार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही जनरल शाओ बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी सेना को इस सदी के सबसे बड़े युद्ध का सीधा आदेश दे देते हैं। पूरे ग्रेट वॉल परिसर में अफरा तफरी मच जाती है और अलग अलग आर्मर पहने हजारों सैनिक अपनी पोजीशन लेने के लिए दौड़ने लगते हैं। सैनिक विलियम और टोवर को भी हथकड़ियों के साथ जबरन दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से पर ले जाते हैं ताकि वे अपनी आंखों से तबाही देख सकें। वहां पहुंचकर वे दोनों एक ऐसा अकल्पनीय और डरावना नजारा देखते हैं जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। मैदान में हजारों चीनी सैनिक युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और उन सब के कवच अलग अलग विशिष्ट रंगों के बने हुए थे। लाल कवच वाले सैनिक धनुर्धारी थे, काले कवच वाले पैदल सेना के योद्धा थे और नीले कवच में महिला लड़ाकों का एक विशेष आत्मघाती दस्ता था। तभी सबकी नजर सामने के विशाल मैदान पर पड़ती है जहां दूर से हजारों मॉन्स्टर्स का एक अंतहीन झुंड दीवार की तरफ बढ़ रहा था। वे संख्या में इतने ज्यादा थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो काले और खूंखार जीवों के समंदर की कोई विशाल लहर आ रही हो। वे कोई साधारण जंगली जानवर नहीं थे बल्कि इंसानों का कच्चा मांस खाने वाले खूंखार दानव थे जिनका नाम ताउटी था। जैसे जैसे वे ताउटी दानव दीवार के करीब आ रहे थे, विलियम और टोवर के चेहरों का रंग डर के मारे पूरी तरह सफेद पड़ता जा रहा था। तभी जनरल शाओ के एक इशारे पर दीवार पर लगी विशाल मशीनों से आग के बड़े बड़े गोले उन दानवों के ऊपर फेंके जाने लगते हैं। आग के वे भयंकर गोले सीधे ताउटी के झुंड पर गिरते हैं जिससे कई दानव पलक झपकते ही जलकर पूरी तरह राख हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने बड़े विनाश के बाद भी वे दानव जरा भी नहीं रुकते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी कमांडर लिन की नीले कवच वाली महिला सेना अपनी कमर में मजबूत रस्सियां बांधकर सीधे उस गहरी खाई में छलांग लगा देती है। वे हवा में झूलते हुए अपने लंबे भालों से उन ताउटी दानवों की आंखों और गर्दन पर अचूक तथा जानलेवा हमले करने लगती हैं। इस भयंकर युद्ध के बीच तभी बेलार्ड नाम का एक और पुराना विदेशी कैदी चालाकी से विलियम और टोवर की हथकड़ियां हमेशा के लिए खोल देता है। आजाद होते ही विलियम देखता है कि पेंग नाम के एक छोटे और मासूम चीनी सैनिक पर एक बहुत ही विशाल ताउटी हमला करने वाला है। विलियम अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत एक भारी भाला उठाता है और पूरी ताकत से उस दानव के खुले हुए मुंह में घुसा देता है। टोवर भी तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है और दोनों मिलकर उस खूंखार ताउटी दानव को तड़पाते हुए मौत के घाट उतार देते हैं। यह देखकर जनरल शाओ और कमांडर लिन दंग रह जाते हैं कि जिन विदेशियों को वे चोर समझ रहे थे उन्होंने उनके सैनिक की जान बचाई। तभी अचानक युद्ध के मैदान में ताउटी दानवों की विशाल रानी एक बेहद अजीब, तेज और कान फाड़ देने वाली रहस्यमयी आवाज निकालती है। उस आवाज को सुनते ही सारे दानव तुरंत हमला रोक देते हैं और अपने मरे हुए साथियों की लाशों को समेटकर चुपचाप पीछे हटने लगते हैं। चीनी सेना समझ जाती है कि ये दानव बहुत चालाक हैं और वे नहीं चाहते कि इंसान उनकी शारीरिक कमजोरी का कोई भी सुराग पा सके। इस छोटे से युद्ध विराम के बाद बूढ़े वांग को विलियम के सामान की जांच करते समय एक बेहद अजीब और शक्तिशाली चमकीला चुंबक पत्थर मिलता है। उस चुंबक को देखते ही वांग को समझ आता है कि प्राचीन काल में आसमान से गिरे एक उल्का पिंड से ही इन ताउटी दानवों का
जन्म हुआ था ये दानव हर 7 साल में इंसानों को खाने के लिए जागते हैं और इनका एकमात्र मकसद इंसानी मांस खाकर अपनी रानी को शक्तिशाली बनाना है। अगर ये दानव इस महान दीवार को पार कर गए तो सिर्फ 300 मील दूर स्थित 20 लाख की आबादी वाली राजधानी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इसी बीच एक भयानक रात को घने कोहरे का फायदा उठाकर एक चालाक टाउटी अचानक पीछे से सेना के मुख्य कैंप पर हमला कर देता है। कमांडर लिन को उस जानलेवा वार से बचाने के चक्कर में बूढ़े जनरल शाओ खुद उस दानव के तीखे पंजों का बेरहमी से शिकार बन जाते हैं। अपने अंतिम पलों में जनरल शाओ अपनी सेना की कमान और अपनी पूरी ताकत रोते हुए कमांडर लिन के सौंपकर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। वांग को पुरानी किताबों से पता चलता है कि चुंबक के संपर्क में आते ही इन शक्तिशाली ताउटी दानवों का पूरा नर्वस सिस्टम ठप हो जाता है। इस बात की सच्चाई जांचने के लिए विलियम और लिन एक खतरनाक जाल बुनकर नींद की दवा वाले तीर से एक जिंदा ताउटी को पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दानवों ने दीवार पर हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया था और वे नीचे से सुरंग बनाकर राजधानी पहुंच चुके हैं। विलियम बिना वक्त गंवाए कमांडर लिन के साथ हॉट एयर बैलून की मदद से सीधे तबाही से जल रही चीन की मुख्य राजधानी पहुंच जाता है। पूरा शहर नर्क बन चुका था और हजारों ताउटी इंसानों को जिंदा चबा रहे थे, जबकि उनकी विशाल रानी एक ऊंचे सुरक्षित टावर के पास खड़ी थी। वांग एक अंतिम आत्मघाती योजना बनाते हैं और उस पकड़े गए जिंदा ताउटी के पूरे शरीर पर काले बारूद के विस्फोटक बम बांध देते हैं। विलियम और लिन उस बम से बंधे दानव को आजाद करते हैं जो सीधे अपनी रानी के पास भोजन के रूप में मांस लेकर जाता है। जैसे ही वह रानी के करीब पहुंचता है, विलियम अपनी जान जोखिम में डालकर एक जलता हुआ तीर सीधे उस बारूद की तरफ चला देता है। एक ऐसा भयंकर और जोरदार धमाका होता है जिससे वह खूंखार रानी दानव तड़पते हुए जलकर सीधे राख के ढेर में बदल जाती है और रानी के मरते ही उससे जुड़े दुनिया के सारे हजारों ताउटी दानव अचानक बेजान पत्थर की मूर्तियों में तब्दील होकर हमेशा के लिए जम जाते हैं। चीन का सम्राट विलियम की इस अदम्य बहादुरी से खुश होकर उसे सोने और बारूद का इनाम देना चाहता है, पर विलियम अपने कैद दोस्त टोवर को मांग लेता है। सच्ची दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए विलियम और टोवर हमेशा के लिए चीन की इस सरजमी को अलविदा कहकर अपने देश लौट जाते हैं। जाते हुए कमांडर लिन दीवार से विलियम को देखती हैं और उनकी आंखें बयां करती हैं कि इस जंग ने उनके दिलों में एक अटूट रिश्ता बना दिया है। क्या विलियम को बारूद की जगह सच्ची दोस्ती और सम्मान चुनकर सही लगा, या आपको लगता है कि उसे वो जादुई काला बारूद अपने देश ले जाना चाहिए था? यहीं पर ये मूवी खत्म हुई। मिलते हैं अगली किसी मूवी में।